Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. We have studied about chapter 2 microorganism friend and foe एंड हमने कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर. उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे जैसे हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस एंड देन सेकंड वन इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, मतलब कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करते हैं. और उसके अंदर हमने क्या देखा था कि 2 ऐसे कैरियर हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं. नंबर 1 इज हाउस फ्लाई एंड नंबर 2 इज मॉस्किटो. हाउस फ्लाई का हमने देख लिया था कि किस तरीके से वो डिजीज को कॉज करते हैं या किस तरीके से कैरियर्स को अपने साथ में उठा के रखते हैं. एंड द नाउ नंबर 2 इज मॉस्किटो. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि रोल ऑफ मॉस्किटोज इन स्प्रेडिंग डिसीज. Mosquito is another insect which spread disease by transmitting disease causing microorganism. ये एक ऐसा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट करने वाला इंसेक्ट है जिससे डिजीज कॉज होती है. मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्प्रेड डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ये क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे डिजीज को कॉज करते हैं या उसको स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं. अब हमें ये भी देखना चाहिए कि हाउस फ्लाई क्या करती है, कैरी करती है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हार्ट के ऊपर, मतलब कि अपनी बॉडी के बाहर. ओके लेकिन हेयर्स के ऊपर, सॉरी, आउटसाइड इट्स बॉडी पार्ट्स. बट द मॉस्किटो कैरीज माइक्रोब्स इनसाइड इट्स बॉडी. इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि हाउस फ्लाई कैरी करती है इन माइक्रोब्स को अपनी बॉडी के ऊपर, मतलब हेयर्स के ऊपर आउटसाइड, और जो मॉस्किटो होती है वो माइक्रोब्स को अपने अंदर कैरी करती है, मतलब बॉडी के अंदर होते हैं. मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, कहाँ ब्रीड करते हैं, जो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं ना, मतलब कि रुका हुआ पानी होता है, कहाँ पे, पॉन्ड्स का, डर्टी ड्रेन्स, पूल्स, डिचेज एंड शैलो लेक्स, इस तरीके से. ठीक है, साइड में वैसे तो मॉस्किटो की इमेज शो भी कर रखी है पर आप सबने देखा भी है. मोस्ट कॉमन डिजीज जो मॉस्किटो के थ्रू होती है उसका नाम है मलेरिया. एक्चुअली इट इज़ द फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. हम ये नहीं बोल सकते कि सारे मॉस्किटोज से मलेरिया होता है, पर जो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो होती है यही मलेरिया को कॉज करती है या इसके पैरासाइट इसके अंदर होते हैं जो मलेरिया को कॉज करते हैं. अब जो मलेरियल पैरासाइट्स हैं जिनको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं वो मलेरिया डिजीज को कॉज करते हैं. It is called a parasite because it lives on the blood of a person as its food and on entering his body. इनको एक पैरासाइट बोला जाता है क्योंकि ये एक ह्यूमन के ब्लड के ऊपर या किसी एक पर्सन के ब्लड के ऊपर ही जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उनके लिए ब्लड ही उनका भोजन होता है. अब हम डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरीके से मलेरियल डिजीज को स्प्रेड करते हैं. जब फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो किसी भी पर्सन को बाइट करती है जिसको पहले से ही ऑलरेडी मलेरिया होया हुआ है, वो उसका ब्लड को सक करेगी, उस पर्सन के ब्लड को सक किया तो इसका मतलब उसके मलेरियल जो पैरासाइट या माइक्रोब्स वगैरह थे वो भी साथ में उसने सक कर लिए. मलेरियल पैरासाइट एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है. अब जब ये इन्फेक्टेड एनोफ्लिस मॉस्किटो है ये किसी हेल्दी पर्सन को जाके काटेगी, बाइट करेगी, तो उसका भी तो ब्लड सक करने की ट्राई करेगी या सक करेगी ब्लड को, तो वहाँ से क्या होएगा, जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है हमारे पास वो उसकी बॉडी में था, वो वहाँ से उस दूसरे हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर चला जाएगा उनके सलाइवा के साथ. जब मॉस्किटो बाइट करती है तो उनके सलाइवा के साथ हेल्दी पर्सन की बॉडी में मलेरियल पैरासाइट ट्रांसफ़र हो जाएगा. अब ये मलेरियल पैरासाइट जैसे ही ब्लड के अंदर जाता है तो हेल्दी पर्सन को मलेरिया कॉज हो जाता है. अब हम एक चीज़ ये भी देखनी है कि जो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो है सिर्फ वही ब्लड को सक करती है, तो इसी वजह से वही कैरी करती है मलेरियल पैरासाइट्स को और मलेरिया को स्प्रेड करती है. लेकिन जो मेल एनोफ्लिस मॉस्किटो होता है वो कभी भी ब्लड को सक नहीं करता, तो इसीलिए उसकी वजह से कोई भी मलेरिया डिजीज कॉज नहीं होती. एक तो हमने डिजीज पढ़ी है मॉस्किटो की वजह से मलेरिया. नंबर 2 एक होती है डेंगू. डेंगू क्या होता है, एक वायरस होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट करती है इसके अंदर. जैसे हमारे मलेरिया के अंदर किसने कॉज किया था, एनोफ्लिस मॉस्किटो ने कॉज किया था, तो इसी तरीके से डेंगू के अंदर एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो कैरियर होती है जो क्या करती है, स्प्रेड करती है डेंगू डिजीज को 1 पर्सन टू
अब हम इसके लिए प्रिवेंशंस भी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इन मॉस्किटोज की डिजीज स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं. वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू कॉज बाय द मॉस्किटो. अब इनका प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं. जैसे नंबर 1 पे हमारे पास क्या है कि जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं. तो जो पूल्स हैं स्टेगनेंट वाटर्स के अराउंड द हाउसेज शुड बी ड्रेन्ड आउट सो द मॉस्किटो मे नॉट ब्रीड इन देम. उनको हमें सुखा देना चाहिए जिससे क्या है मॉस्किटो उनके अंदर ब्रीड नहीं करेंगे. वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, टायर्स, फ्लोर पोट्स, मतलब इन सब के अंदर हमें कलेक्शंस वाटर की कलेक्शन को बचाना है कि वहाँ पे वो कलेक्ट ना हो. बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग. सराउंडिंग को क्लीन और ड्राई रख के हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग को भी रोक सकते हैं. एंड व्हेन देयर आर नो मॉस्किटोज देन देयर विल बी नो मलेरिया और डेंगू. एंड द सेकंड पॉइंट इज द विंडोज एंड द डोर्स ऑफ द हाउस should have fine iron wire mesh so that mosquito cannot enter the house. जो विंडोज और डोर्स होते हैं उनके ऊपर क्या होनी चाहिए, बिल्कुल पतली पतली आयरन वायर मैश होनी चाहिए, जाल होना चाहिए एक, जिससे मॉस्किटो हाउस के अंदर एंटर ना कर सके. नंबर 3 इज इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड इन हाउस पीरियडिकली टू किल मॉस्किटोज. इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए. नंबर 4 है oil should be sprayed on the surface of water in dirty water drains to kill the larva of mosquitoes. जहाँ कहीं भी डर्टी वाटर ड्रेन्स है तो वहाँ पे सरफेस पे ऑयल डाल देना चाहिए जिससे लार्वा मॉस्किटोज की डेथ हो जाएगी या वहीं पे वो मर जाएंगे. Number 5 is mosquito repellent cream should be applied on the exposed part of the body before sleeping at night. Mosquito repellent device can also be used. या तो हमें mosquito repellent cream का यूज करना चाहिए या mosquito repellent devices का. Number 6 is mosquitoes net should also used over beds while sleeping to prevent mosquito bites, and we can also use mosquito net. Please note that the microorganism which causes disease is known as the causative microorganism of the disease. मतलब कि जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये डिजीज को कॉज करते हैं उनको कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है उन डिजीज का. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया. अब जैसे ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है वो बैक्टीरिया से कॉज होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है. कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज हैं उनके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन नीचे देखते हैं इसके अंदर. सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नंबर 1 इज ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कॉज करेगा और एयर के थ्रू होएगा. सेकेंड 1 इज मीजल्स, वायरस कॉज करेगा, एयर के थ्रू होगा. चिकन पॉक्स वायरस कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एयर या कॉन्टैक्ट दोनों की वजह से हो सकता है. नंबर 4 है पोलियो. ये भी क्या है, एक वायरस डिजीज. एयर और वाटर के थ्रू ये क्या है, स्प्रेड हो सकती है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका एयर एंड वाटर. अब इनके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. जैसे नंबर 1 क्या है, पेशेंट शुड बी कीप्ड इन कंप्लीट आइसोलेशन. आइसोलेशन में रखना चाहिए पेशेंट को जो खुद पहले से डिजीज कॉज्ड है. नंबर 2 क्या है, पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स. सबकी पर्सनल बिलोंगिंग्स अलग अलग हो, मतलब जो पेशेंट्स हैं उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स अलग हो दूसरों से. नंबर 3 है, वैक्सीनेशन शुड बी डन एट सुटेबल एज. सुटेबल एज में वैक्सीनेशन भी हो जानी चाहिए. नाउ 5th 1 इज कोलेरा. इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर एंड फूड. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. नंबर 6 इज टाइफाइड. कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया. मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर, फूड एंड वाटर. Eat properly cooked food, drink clean and boiled drink water. Vaccination should be done at the proper age. 7th is hepatitis B. Virus is the causative microorganism. Water क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. ड्रिंक करना चाहिए क्लीन और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए. नंबर 8 पे है मलेरिया. प्रोटोजोमा कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मॉस्किटो क्या है,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड डेंगू वायरस डिजीज मतलब कोजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है और मॉस्किटो इसका क्या है, स्प्रेड करने वाला मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके कुछ जो हमने अभी पीछे भी पढ़े थे मेजर्स क्या क्या है, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए, और फाइन वायर मैश को डोर्स के ऊपर और विंडोज के ऊपर लगवाना चाहिए, जिससे क्या है मॉस्किटो घर में नहीं घुस सकेंगे, और यूज मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। नाउ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन अदर एनिमल्स, मतलब जैसे ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी डिजीज कॉज करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे काऊ में, बफेलो में, शीप में, गोट में, पोल्ट्री बर्ड्स में। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स एंड एस्परगिलोसिस। अब जैसे फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ एनिमल्स इज कॉज बाय वायरस, ये कैटल्स के अंदर होती है फुट एंड माउथ डिजीज, ये वायरस के थ्रू कॉज होती है। फुट एंड माउथ डिजीज इज अ वायरल डिजीज ऑफ एनिमल्स। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फुट और माउथ डिजीज का, वो एक वायरस है, वायरस कोज करता है। और जो कैटल है इस डिजीज से जो सफर करते हैं उनको ब्लिस्टर्स हो जाते हैं फीट और माउथ पे, ब्लिस्टर्स मतलब कि बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। नाउ द सेकंड वन इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी एक डेंजरस डिजीज है एनिमल्स की, वो भी कैटल्स के अंदर होती है, जो क्या विच इज कोज्ड बाय एक बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम से कोज की जाती है, इसलिए इसको बैक्टीरियल डिजीज भी बोल देते हैं। और जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस एंथ्रेक्स का, वो क्या है, बैक्टीरियम है, जिसका अदर नेम क्या है, बेसिलियस एंथ्रेसिस। अब जो ये बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस है जिससे एंथ्रेक्स डिजीज कोज होती है एनिमल्स के अंदर, वो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था 1876 के अंदर। एंड नाउ द थर्ड वन इज एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस एक ऐसी डिजीज है जो पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर होती है, जो किसके कारण होती है, फंगस के कारण होती है, इसलिए इसको फंगल डिजीज भी बोल देते हैं। और कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका क्या होता है, एक फंगस होती है। नाउ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के अंदर, मतलब कि प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और अदर्स इस तरीके के प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज होती हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रस्ट ऑफ वीट है, सिट्रस कैंकर है, येलो वेन मोजैक है भिंडी का, या फिर इसको ओकरा भी बोल देते हैं। अब जो प्लांट डिजीज है रस्ट ऑफ वीट, ये क्या है, फंजाई के कारण होती है, इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस होता है। द रस्ट ऑफ वीट डिजीज एयर और सीड के थ्रू ट्रांसमिट होती है ये डिजीज। दिस मीन्स दैट इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर और सीड्स दो हैं। अब इसके नेम के तरीके से ही इस वीट के प्लांट के अंदर रस्ट लग जाता है, तो इस द रस्ट ऑफ वीट डिजीज ऑकर इन वीट प्लांट के अंदर ये होती है। अब जो नेक्स्ट है हमारी सिट्रस कैंकर है, ये क्या है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज भी बोल देते हैं। तो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका बैक्टीरिया है। सिट्रस कैंकर डिजीज है वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, तो इसका मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ, एयर है ओनली। और जैसा हमें नेम से पता लग रहा है सिट्रस कैंकर, सिट्रस मतलब कि सिट्रस फ्रूट्स या ट्रीज उनके बारे में बात हो रही है, तो इट मीन्स ये क्या है, सिट्रस ट्रीज के अंदर डिजीज कोज करते हैं, जैसे लेमन है, लाइम है, ऑरेंज है, एटसेट्रा। नाउ द थर्ड वन पार्ट इज येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, दैट इज ओकरा। इस ये क्या है, एक वायरस से होने वाली बीमारी है। सो द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका क्या होता है, वायरस होता है। और जो येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी डिजीज है ये इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है, तो इट मीन्स इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ, इंसेक्ट ही होता है। अब ये जो हमारी डिजीज होती है प्लांट्स के अंदर कोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या कर देते हैं, इल्ड को और क्वालिटी को, सारी क्रॉप्स की क्वालिटी और इल्ड दोनों को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो अब ये जितनी प्लांट डिजीज है इनको कंट्रोल किया जा सकता है अलग अलग केमिकल्स को यूज करके, जिससे वो क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके या उन इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टू टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, फूड पॉइजनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड।
So let's start. If the food is not covered properly, stored properly और preserved properly, तो वो क्या हो जाता है, spoil हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शंस की वजह से, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई है. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड के ऊपर ग्रो कर देते हैं और समटाइम्स क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे पॉइजनस सब्सटेंस. अब जो फूड है स्पॉइल्ड इन दिस मैनर स्टार्ट गिविंग फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट. तो इससे हमारा जो फूड होता है वो क्या करता है, बैड टेस्ट देता है या फॉल स्मेल देना स्टार्ट कर देता है. उसका कभी कभार कलर भी चेंज हो जाता है. अगर वो फूड कोई भी पर्सन खा लेता है या कोई भी एनिमल वगैरह खा लेते हैं तो इट विल लीड टू द फूड पॉइजनिंग. इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है. जो डिजीज कॉज होती है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो फूड के ऊपर प्रेजेंस होते हैं, और या फिर उनके टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से जो उनके द्वारा बनाया गया है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एक्शन से टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो क्या है उनसे कोई भी डिजीज कोज हो तो उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. तो फूड पॉइजनिंग किस लिए होती है, खराब हुआ फूड को कंज्यूम करने, कंजप्शन उसका हो जाने के बाद क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होती है. कुछ मेजर सिम्टम्स हैं इसके फूड पॉइजनिंग के, जैसे वोमिटिंग है, डायरिया है, मतलब कि लूज मोशंस, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक, फीवर, ये क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं. फूड पॉइजनिंग कैन बी सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. फूड पॉइजनिंग से क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस भी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फूड पॉइजनिंग को कोज करते हैं वो क्या करते हैं, एयर के अंदर आते हैं, डर्टी हैंड्स के थ्रू आते हैं, अनक्लीन फूड कंटेनर से, फ्लाइज, कॉकरोच, इंसेक्ट, रैट्स और सिक फार्म एनिमल से. टू कॉमन एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया के जो क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग को कोज करते हैं. नंबर 1 इज सैल्मोनेला एंड नंबर 2 इज क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम. एन एग्जाम्पल, और साथ में एक फंगस का एग्जाम्पल भी है हमारे पास फूड पॉइजनिंग जो कोज करता है, एस्परगिलस. जो स्पॉइलिंग होती है फूड की वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है. फूड इज वेरी प्रीशियस मटेरियल, इट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल्ड, बिकेम यूजलेस एंड कोज फूड पॉइजनिंग. फूड हमारा क्या होता है, प्रीशियस मटेरियल होता है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, स्पॉइल नहीं करना चाहिए, उसे यूजलेस नहीं बनाना चाहिए, और उससे क्या हुआ है, फूड पॉइजनिंग भी नहीं होएगी. फिर अगर हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, प्रिवेंट करते हैं स्पॉइल होने से, तो अब उससे क्या होंगे, हमारी कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह भी नहीं होएगी. तो अब हम प्रिजर्वेशन देखते हैं कि किस तरीके से फूड को प्रिजर्व किया जाता है. The food materials like milk, fruit, vegetable, meat, fish and cooked food etc. ये क्या होता है, बहुत जल्दी स्पॉइल होना स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, जिससे फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इजीली ग्रो कर सकते हैं. तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्पॉइलेज को और कंटामिनेशन को. इजीली स्पॉइलेबल फूड मटेरियल्स जैसे मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश, कुक्ड फूड, इन सब को क्या है, हम कुछ तरीकों से प्रॉपर मेथड से फूड की प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. एक ऐसी प्रोसेस जिससे फूड मटेरियल्स को सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट दे के उनको प्रिवेंट करे स्पॉइलेज से, तो उसको फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं. कुछ मेथड्स हैं हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन के, जैसे सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, मतलब कि सन ड्राइंग है जैसे वाटर का वहाँ से रिमूवल हो जाए. नंबर 2 पे जैसे हीटिंग, नंबर 3 पे कूलिंग, नंबर 4 डीप फ्रीजिंग, नंबर 5 एडिशन ऑफ कॉमन साल्ट, नंबर 6 एडिशन ऑफ शुगर, नंबर 7 एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, एंड नंबर 8 इज यूज ऑफ स्पेशल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि मेटाबायोसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड, and number 9 is pasteurization and number 10 is packing food in airtight packets. अब ऐसे methods हैं यूज करते हैं हम प्रिजर्वेशन के लिए. पर्टिकुलर फूड मटेरियल के लिए देखते हैं कि किसके लिए कौन सा सही रहेगा, ये उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. अलग अलग टाइप के फूड्स को अलग अलग मेथड से प्रिजर्व किया जाता है. अब हम उनके कुछ एग्जांपल्स को क्लियरली डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा. नंबर 1 इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग. इस मेथड के अंदर क्या होता है कि हमें ऐसे कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं हमारे पास जिनको प्रिजर्व करना है, तो उनको हम क्या करते हैं, सन ड्राइंग करते हैं, मतलब कि वाटर का रिमूवल करते हैं सन की प्रेजेंस में. उससे क्या होगा, हमारा जो वाटर कंटेंट है फूड मटेरियल्स के अंदर से वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और उसको ड्राई बना देगा. तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर जब अब्सेंट होएगा वहाँ पे, तो जो फूड है
उसको स्पॉइल करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो क्या है, ग्रो नहीं करेंगे वहाँ पे और हमारा फूड प्रिजर्व हो जाएगा। अब कुछ वेजिटेबल्स है जैसे स्पिनच, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर, पीज, ये सारे क्या करते हैं, हम प्रिजर्व करते हैं हमारे होम में सन ड्राइंग मेथड से। दीज ड्राइड वेजिटेबल्स कैन बी स्टोर्ड सेफली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जैसे कि हम ग्रेप्स का हमें पता है और साथ में किशमिश का भी हमें पता है, तो ग्रेप्स को भी प्रिजर्व किया जाता है रेजिन्स बना के, मतलब कि किशमिश बना के। नंबर 2 इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हम फूड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, उससे प्रिजर्वेशन करते हैं। मतलब हीटिंग से क्या होएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर हो जाते हैं और प्रिवेंट कर देते हैं फूड को स्पॉइलेज से। जैसे एग्जांपल क्या है, हमारा मिल्क है जिसको हम क्या करते हैं, बॉईल करके यूज करते हैं। वी बॉयल मिल्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। उसको खराब होने से बचाने के लिए हम मिल्क को बॉईल करते हैं। जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरियाज हैं गेट किल्ड, तो सो द बॉइल्ड मिल्क रिमेन गुड। तो वो बहुत जल्दी खट्टा नहीं होता, उसको हम लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। नंबर 3 इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग और रेफ्रिजरेटर। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अगर हम लो टेम्परेचर में रख दे तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ रुक जाती है लो टेम्परेचर की वजह से। तो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और मल्टीप्लाई नहीं कर पाते कोल्ड कंडीशंस के अंदर। जैसे अब एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मिल्क, निडेड फ्लोर, कुक्ड फूड, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, इनको हम क्या करते हैं, कूल प्लेस पे रखते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रखते हैं, जिससे क्या होगी, स्पॉइलेज प्रिवेंट होती है और इसको हम क्या है, ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं। नंबर 4 इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीज। अगले पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कंप्लीटली इन डिटेल।